कैसे टीम रखूं, धन संपदा ना होने के कारण ही समस्याएं आ रही हैं। अल्लाह हेलो जी, समझते हैं मामले को, आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे अपन थे, इसके बारे में तो मैंने डिस्कशन कर दिया था, आपको अगर याद हो तो। इसके बारे में तो मैं बता चुका था, ठीक है भाई। सोलफुली भाई, यहाँ तक बात हो गई थी, ठीक है। अब सोलफुल भाई, इसके आगे हम डिस्कशन कर रहे थे, ठीक है। आगे हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, उसको थोड़ा सा समझेगा, ठीक है। जो मैंने आपको बताया कि 1656 में ये अपनी राजधानी को दोबारा से शिफ्ट कर लेता है, ठीक है। चलो क्या रखना, हमें क्या समझ में आता है, ये अपनी राजधानी को दोबारा से शिफ्ट कर लेता है। आगरा से दिल्ली करी थी, अभी दिल्ली से वापस अपनी राजधानी को शिफ्ट करने के बारे में सोचता है। लेकिन इसके दिमाग में एक बात आती है कि मैं राजधानी शिफ्ट करने की बजाय मैं खुद ऐसा करता हूँ, आगरा चला जाता हूँ, राजधानी को यहीं रहने देता हूँ। इस बात को बहुत क्रूशियली समझना, बच्चे इस बात को समझ नहीं पाते। बच्चों को लगता है कि शाहजहां जो है, ये बात है 1656 की, शाहजहां का स्वास्थ्य खराब हो गया, शाहजहां हेल्थ बिकेम वर्स्ट, शाहजहां का स्वास्थ्य खराब हो गया, स्वास्थ्य खराब हो गया, खराब हो गया, तो ही गॉट द बैड हेल्थ। शाहजहां गॉट द बैड हेल्थ, यहाँ हमें समझ में आता है शाहजहां गॉट द बैड हेल्थ, बैड हेल्थ। शाहजहां की स्थिति पूरी तरीके से खराब हो जाती है, ठीक है, ओके। जब शाहजहां की स्थिति पूरी तरीके से खराब हो जाती है, तो वो सोचता है कि वो दिल्ली में था इस समय, तो उसका विचार आता है कि क्यों ना मैं दिल्ली से उठ के आगरा चला जाऊं। तो यहाँ बच्चों को ये लगता है कि शाहजहां दिल्ली से आगरा आ गया तो कैपिटल भी दिल्ली से आगरा आ गई होगी, बट ऐसा नहीं है। कैपिटल दिल्ली से आगरा नहीं आई थी, कैपिटल अभी भी दिल्ली में ही है। जो चीज आगरा पहुंची वो शाहजहां है, तो शाहजहां शिफ्टेड हिमसेल्फ टू आगरा। यहीं पर शाहजहां ने क्या किया था, शाहजहां शिफ्टेड हिमसेल्फ टू आगरा, लेकिन ये इसके जीवन की सबसे बड़ी गलती थी कि आगरा में इसका एक और पुत्र चीता था जो आगरा में काफी लंबे समय से पहुंच चुका था। हालांकि वो रह तो दक्षिण भारत में रहा था, ठीक है, जो आपका बीजापुर क्षेत्र है, अहमदनगर क्षेत्र है, तो वहां पे रहा था। लेकिन अभी कुछ समय पहले वो भी यहीं पर शिफ्ट हुआ था, वो भी आगरा में आके शिफ्ट हुआ था, ठीक है। नाम बहुत सिंपल है, उसको अभी समझते हैं। ठीक बात है, कोई दिक्कत तो नहीं है, सही, इतनी सी भी दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हमें समझ में आता है शाहजहां शिफ्ट करता है अपने आप को, शाहजहां शिफ्टेड हिमसेल्फ टू आगरा शिफ्ट करता है। यहाँ पे औरंगजेब पहले से ही था, ठीक है, औरंगजेब पहले से ही था, ठीक है, याद रखना बात को समझना। औरंगजेब ऑलवेज वांटेड टू बी किंग। औरंगजेब स्वयं को शासक समझता था, शासक बनना चाहता था, स्वयं को शासक बनाना चाहता था, स्वयं को शासक बनाना चाहता था। देखो ये औरंगजेब चाहता था कि वो रूलर बने, बट एक भविष्यवाणी हुई थी, जिस भविष्यवाणी में ये बताया गया था कि ये कभी भी अगर रूलर बनता है या कुछ भी होता है तो यह शाहजहां के लिए ठीक नहीं होगा। मतलब अगर औरंगजेब अपनी पावर में आएगा, तो सबसे पहला खतरा शाहजहां को है। ऐसा एक समय पर घोषणा हुई थी, ये बात आपको समझनी होगी। अब यहाँ दिक्कत कहाँ आती है वो आपको समझना होगा, ठीक है, क्या रखना हम समझाने की कोशिश करते हैं। 1656 में ही शाहजहां क्या करता है, शाहजहां दारा शिकोह को शासक बनाना चाहता था, दारा शिकोह को रूलर बनाना चाहता था, वो शासक बनाना चाहता था। He wanted दारा शिकोह to be the ruler। और इसी बात से नाराज होकर 1658 में औरंगजेब अपने पिता को ही कैद कर देता है। औरंगजेब शाहजहां को आगरा किले में कैद कर देता है, शाहजहां को आगरा फोर्ट में कैद करता है, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है 1658 में औरंगजेब क्या करता है 1658 में औरंगजेब के द्वारा एक बहुत तगड़ा काम कर दिया जाता है कि शाहजहां को ही आगरा फोर्ट में कैद कर देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, तो दैट इज प्राइम इंपॉर्टेंट कि आगरा फोर्ट के अंदर कैप्चर कर दिया गया शाहजहां को। हमारे समझ में आ गया कि ठीक है सर, अब जो शाहजहां है वो आगरा के किले में है। आगरा किला ही क्यों? क्योंकि शाहजहां की दो डिमांड्स थी कि तुम मुझे कहीं भी कैद कर दो, आई हैव नो इशू, बट आई जस्ट वांटेड टू थिंग्स। मेरी दो चीजें, पहला मुझे खाने के लिए चने चाहिए, यस, काफी अच्छी सी डिमांड है, बट दिस वाज द डिमांड। उसने खाने के लिए चनों की डिमांड करी थी और कहा था कि मैं जहां भी कैद होऊंगा वहां से मुझे ताजमहल दिखना चाहिए, ठीक है, तभी मामला मेरे लिए अच्छा है, नहीं तो मैं मर जाऊंगा जी, जो बात है। तो इन दोनों ही डिमांड्स को औरंगजेब ने पूरा किया और शाहजहां को आगरा फोर्ट में बंद कर दिया। शाहजहां की वैसे डेथ कब होती है? यहीं पर कैद इसकी डेथ 1666 में हो चुकी थी, 1666 में इसकी डेथ हो चुकी है, ठीक है, वरना वहीं पर पड़ा रहा है। लेकिन अब हम बात करते हैं कि सर इसने गद्दी को पाने के लिए बहुत सारे युद्ध हुए हैं, ठीक है। चलो, ठीक है, चने कैसे खाता था वो बुढ़ापे में, हो सकता है उसके दांत स्टील के रहे हो सकता है, ठीक है, इट इज प्राइम पॉसिबल। अब हम बात करते हैं इसको शासन के लिए कुछ युद्ध हुए हैं। बैटल ऑफ सक्सेशन इन मुगल थ्रोन, बैटल ऑफ सक्सेशन, ठीक है। उत्तराधिकार का युद्ध हम देखते हैं, उत्तराधिकार का युद्ध हम देखते हैं। तो सर हम देखते हैं उत्तराधिकार का युद्ध क्या है, इसको हम कहते हैं बैटल्स ऑफ सक्सेशन, तो लिख दिया मैंने। उत्तराधिकार का युद्ध देखते हैं, तो उत्तराधिकार का युद्ध होना शुरू होता है, दोनों तीनों चारों तरफ से अलग-अलग चीजें होनी शुरू हो जाती हैं। अब दारा शिकोह अपने आप को राजा घोषित करना चाहता है, बाकी सब अपने आप को राजा घोषित करना चाहते हैं। अब इस मामले को शाहजहां ने बेटों को रोकने के लिए सेना भेजी थी, शाह शुजा के खिलाफ दारा के बेटे सुलेमान शिकोह और जयसिंह को भेजा, जिन्होंने शाह शुजा को हराया था। मतलब ये तो अलग चीजें होगी, ठीक है, ये तो वो हो गया जब शाहजहां लीडिंग में था। लेकिन मैं शाहजहां के बाद की बात करता हूं, वो समझना, ठीक है। चलो, बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है कि होता है बैटल ऑफ धर्मट, और ये बैटल ऑफ धर्मट होता है 1658 में, ठीक है, याद रखना। जसवंत सिंह का भी नाम इसमें आता है, अगर आप जानते हो, ठीक है, जसवंत सिंह का नाम भी आता है, ठीक है। चलो, मैं आपको समझाता ही हूँ, चारों ही बैटल बताता हूँ, मेरी बात को समझना, ठीक है भाई। मैं ये चीज़ नहीं पढ़ा रहा होता, बट क्लास में कुछ अच्छे बच्चे भी हैं। आप जितना शोर मचा रहे हो ना क्लास में, उस हिसाब से मैं वाली चीज़ नहीं पढ़ा रहा होता, बट क्लास में कुछ अच्छे बच्चे भी हैं, तो उनकी वजह से मैं इस प्राइम फैक्टर को पढ़ाऊंगा, ठीक है, वरना मैं नहीं पढ़ाता इस बात को। मैं हाथ चढ़ के सच बता रहा हूँ, आप समझो। शाहजहां ने बेटों को रोकने के लिए, शाहजहां ने शांति स्थापित करने के लिए, स्थापित के लिए, ये कैद होने से पहले की बातें हैं, 57 और 58 के मध्य। इसने एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करा था शाह शुजा के खिलाफ, अपने बेटे, ठीक है, शाह शुजा के खिलाफ सुलेमान शिकोह प्लस
जयसिंह को भेजा था, जयसिंह प्रथम को भेजा था, ठीक है। किसके खिलाफ बैटल लड़ने के लिए भेजा था वो बताओ। शाह शुजा के अगेंस्ट भेजा था, तो यहाँ पर वैसे शाह शुजा के अगेंस्ट भेजा था। तो कौन जीता है यहाँ पर? तो सर यहाँ सुलेमान शिकोह कौन है? वैसे मैं आपको बता दूं, सन ऑफ दारा शिकोह है ये, सन ऑफ दारा शिकोह का बेटा है ये। तो इस बैटल में क्या होता है? इस बैटल में ये जीत जाते हैं वॉन। तो शाहजहां को लगता है कि अब शांति स्थापित हो जाएगी क्योंकि शाह शुजा शांत हो चुका है, ठीक है, याद रखना। लेकिन अगर हम बात करते हैं, ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं मुराद भी तो था, मुराद को भी तो रोकना पड़ेगा। तो शाहजहां ने मुराद को रोकने का भी प्रयास किया था। शाह शुजा ने क्या किया था? कासिम खान इसका सेनापति याद है जो 1631 का बैटल लड़ा था, याद आया? कासिम खान, हाँ बढ़िया। इसके साथ साथ जसवंत सिंह को भी भेजा था साथ में, प्लस जसवंत सिंह। ये जसवंत सिंह कहाँ के? सर ही इज फ्रॉम मारवाड़। जसवंत सिंह इज फ्रॉम मारवाड़ के जसवंत सिंह कहाँ के? मारवाड़ के, ठीक है। तो मुराद के खिलाफ जसवंत सिंह और कासिम खान को भेजा था। कासिम खान दारा का सेनापति था, लेकिन औरंगजेब इसको अपनी तरफ कर लेता है। ये बात को बहुत ध्यान से समझना, कासिम खान धोखा देता है। ये अगेंस्ट मुराद ये बैटल चल रहा था, मुराद के अगेंस्ट ये बैटल चल रहा था, बट इसमें कासिम खान धोखा देता है जसवंत सिंह को। इसने बिट्रे किया और ये क्या करता है? बिट्रे करके मतलब धोखा दिया इसने, धोखा दिया था। धोखा देकर इसने क्या कर लिया था? ज्वाइन औरंगजेब। इसने औरंगजेब को ज्वाइन कर लिया था, ज्वाइन औरंगजेब, और इसने औरंगजेब को ज्वाइन कर लिया। तो यहाँ औरंगजेब को ज्वाइन कर लिया गया है, ठीक है, याद रखना। अब यहाँ पे औरंगजेब कहाँ है? मैं आपको पहले बता दूं, औरंगजेब मुराद जो था, मुराद ये औरंगजेब का सपोर्टर था। तो मुराद जो है ही सपोर्ट औरंगजेब, ही आल्सो सपोर्ट औरंगजेब। ये खुद चाहता था औरंगजेब रूलर बने। तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर जसवंत सिंह इस बैटल को हार जाते हैं, लॉस्ट द बैटल। तो राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में कहानी प्रचलित है कि ऐसे कौन से राजा हैं जो जब घायल होकर युद्ध हार कर अपने घर पहुंचे थे तो उनकी पत्नी ने गुस्से में महल का दरवाजा खोलने से मना कर दिया था। दैट वाज जसवंत सिंह। जसवंत सिंह जब घर पहुंचते तो इनकी पत्नी को गुस्सा आता है कि लो राजपूत होके ये युद्ध हार के आ रहे हैं घायल होके, ठीक है, 12 बरस में कुकर जीवे, 16 जीवे यार, और बस 18 छतरी जीवे, ज्यादा जीवे तो बेकार। तो बस इस बात पे जसवंत सिंह की जो पत्नी थी उन्होंने गेट नहीं खोला था। इनको फिर बाहर से एड मिली थी, होपफुली ये जिंदा बच गए थे। इनको बाहर से एड मिली थी, मतलब सुरक्षा मिली थी, होपफुली जिंदा बच गए थे वहां पे। लेकिन इसके बाद शुरू होता है, इसके बाद शाहजहां कैद हो जाता है। फिर यहाँ दौर आता है 1658 का दौर, ठीक है। मैंने बस जसवंत सिंह जी को बताने के लिए आप लोगों को पूरी कहानी बताई थी, वरना नहीं बताता, ठीक है। बट यहाँ देखते हैं फिर 1658 में होता है बैटल ऑफ धर्मट। क्या धर्मट युद्ध होता है? धर्मट युद्ध आपका होता है शुरू यहाँ पर। धर्मट युद्ध में किसके बीच में बैटल होता है? एक तरफ है दारा शिकोह, एक तरफ है, अच्छा लगता था दारा शिकोह वर्सेस अगेंस्ट में औरंगजेब और मुराद दोनों हैं, औरंगजेब प्लस मुराद दोनों हैं। बट जीतेगा कौन इसमें? जीतेगा कौन? सर इसमें दारा शिकोह इस बैटल को हार जाते हैं और दारा शिकोह लॉस्ट द बैटल, ठीक है। दारा शिकोह इस बैटल को हार जाते हैं। रीजन क्या था कि दारा शिकोह के पास सेना छोटी थी और स्ट्रेटजी भी अच्छी नहीं थी। हाँ, ये भी कहा था कि इनको पत्तल में खाना देना क्योंकि सोने चांदी के बर्तन जमीन पे लगेंगे, आवाज होंगी, डर जाएंगे ये तक भी कहा गया था, ठीक है। कभी कभी हिस्ट्री पढ़ाने में मुझे अलग लेवल का मजा आता है। जैसे इसके बाद आपका सामूगढ़ का बैटल होता है, ठीक है। इसमें फिर से औरंगजेब ने दारा को हराया है, ठीक है। इसके बाद 1658 में हुआ था सामूगढ़ बैटल हुआ था, सामूगढ़ युद्ध हुआ था। और इस सामूगढ़ युद्ध में क्या होता है? इसमें भी बैटल तबादल चल रहा होता है, इसमें कौन कौन होते हैं? इसमें जसवंत सिंह तो इसमें नहीं बचे थे, दारा वर्सेस औरंगजेब, और इसमें भी जीत जाता है। इसमें भी दारा फिर से औरंगजेब जीत जाता है। अगेन औरंगजेब वॉन द बैटल, फिर से औरंगजेब जीतता है और फिर औरंगजेब जीतता है। तो इसके बाद औरंगजेब का पूरा कब्जा होता है और इसके बाद वो गद्दी पर बैठने का निर्णय ले लेता है और इसके तुरंत बाद वह अपना राज्याभिषेक करा देता है, ठीक है। चलो अब आप सोचेंगे मुराद कहाँ गया? आपके दिमाग में भी आ रही है बात, मुराद कहाँ गया? ठीक है, याद है मुराद भी तो था इसके साथ, वो कहाँ गया? शाह लेगी पार्टी सारी रात करता है, चलेगी पार्टी सारी रात, शराब पिलाता है मुराद को। मुराद भी गर्म घाम में शराब बहुत पैडी पी देता है, ठीक है। चलो तो बहुत सारी इसको शराब पिलाई, इसको मुराद को, फिर इसको किडनैप कर दिया, बाद में इसका कत्ल कर दिया। तो मुराद के साथ ये हुआ, मुराद को औरंगजेब ने धोखे से मार दिया खाने में जो है नशा मिलाकर, ठीक है, बाद में मारा गया है। तो हमें क्या समझ में आता है? इसी के बाद इसने आगरा में राज्याभिषेक हुआ, तभी इसका आगरा में राज्याभिषेक हुआ, राज्याभिषेक हुआ, ठीक है सर, हमें समझ में आ गया। कोरोनेशन एट आगरा, इसी के बाद होता है इसका कोरोनेशन एट आगरा। आगरे का मतलब ये आगरा है ऑब्वियस है। तो इसके बाद यहाँ पर इसका आगरा के अंदर का क्या होता है हिसाब किताब बेहतरीन लेवल का आपको देखने को मिलता है, ठीक है। चलो ठीक है, बस तो ये है आगरा में राज्याभिषेक अपना करा लेता है। लेकिन क्या दारा शिकोह हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएगा? नहीं, ये इसको बुलाता है, ठीक है। अजमेर राजस्थान के नजदीक एक बैटल होता है, देवराई बैटल 1659 में होता है। दारा शिकोह भाग जाता है, दारा मलिक के पास जाता है जिसकी जान कभी दारा ने बचाई थी, लेकिन उस एहसान फरामोशी करते हुए दारा को बंदी बनवाकर औरंगजेब को सौंप देता है। दारा शिकोह को फटे कपड़े पहनाकर लेकर जाया जाता है, हाथी पर बिठाकर घुमाया जाता है, दारा के पक्ष में विद्रोह कर दिया जाता है। विद्रोह देखकर औरंगजेब ने दारा शिकोह की गर्दन कटवा दी और उसका सिर नाश्ते के साथ शाहजहां को भेंट के रूप में दी। आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू अनदर थिंग। इसके राज्याभिषेक के बाद और दिक्कतें यहाँ पर होती हैं, लेकिन फिर होता है बैटल ऑफ देवराई, अजमेर के पास होता है 1659 बैटल ऑफ देवराई युद्ध आपको यहाँ दिखाई देगा। नियर बाई टू द अजमेर के पास है, नियर टू अजमेर के पास है ये युद्ध, ठीक है, नियर टू अजमेर है। तो यहाँ सीधा बैटल होता है किसके बीच में? दारा शिकोह वर्सेस औरंगजेब। अच्छा मैं आपको पहले बता दूं, औरंगजेब अच्छा युद्ध नहीं करता, औरंगजेब की सेना अच्छा युद्ध करती है, ठीक है। तो औरंगजेब युद्ध नहीं करता, औरंगजेब की सेना अच्छा युद्ध करती है, इस बात को थोड़ा समझना। तो दारा शिकोह इस बैटल को हार जाता है, लॉस्ट। और ये मदद के लिए कहाँ जाता है? इसने एक व्यक्ति की जान बचाई थी जिसका नाम था दारा मलिक, ठीक है। अब युद्ध हारता है और उसके बाद ये जाता है हेल्प के लिए जाता है। इसका एक मित्र था जिसको दारा मलिक नाम से जानते हैं, दारा मलिक ये इसको धोखा देता है, दारा मलिक धोखा देकर ये पकड़वा देता है और तभी 1659 में दारा शिकोह की मृत्यु होती है। दारा शिकोह की मृत्यु काफी ब्रूटल थी, शिकोह की मृत्यु, ठीक है। याद रखना, बहुत सारे लोग अगर ऐसे हैं जो औरंगजेब को अपना आइडल मानते हैं, तो भाई औरंगजेब ने तो अपने लोगों को भी नहीं छोड़ा। इसने अपने भाई को अर्धनग्न करके, फटे पुराने कपड़े पहनाकर, हाथी पर बिठाकर पूरे राज्य में घुमाया था, राजधानी में घुमाया था, और उसके बाद उसकी गर्दन काट के उसके सर को नाश्ते में पेश किया था अपने पिताजी को। इसको देखकर वो पूरी तरीके से टूट गए, ठीक है। चलो
तो यहाँ पूरा खत्म हो जाता है काम दारा शिकोह का, यहीं इसकी मृत्यु हो जाती है। और हम देखते हैं इसके बाद क्या हुआ। फिर शाहजहाँ के अंतिम दिनों के अंदर कुछ दिक्कतें भी रहीं, हालांकि वो मर गया। ये मुसम्मन बुर्ज नाम का एक स्थान था जो शाहबुर्ज था, वहीं पर कैद रहा था वो, अंतिम समय में वहीं पर मरा है। ठीक है, याद रखना। क्लियर है? ठीक है, चलो। जब ये मर रहा था तो इसके नज़दीक में क्या-क्या था? जब ये मरा था तो इसके नज़दीक में क्या-क्या था? जब ये मरा था तो इसके हाथ में कोहिनूर था, राइट? और देखने के लिए ताजमहल था जो दूर था। ये मुसम्मन बुर्ज में कैद था, लंबे समय तक कैद रहा है। अब हम बात करते हैं औरंगज़ेब के बारे में। पहले मैं इसकी फैमिली की डिटेलिंग की बात कर लेता हूँ, पर्सनल डिटेल्स की बात कर लेता हूँ, इसके टाइटल्स की बात कर लेता हूँ। देन मैं इसके एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूँगा, ठीक है? उसके बाद ही आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। इसकी पहले पर्सनल डिटेल्स हैं, तो पर्सनल डिटेल मैं ऑन स्लाइड ले लेता हूँ, बाकी डिटेल मैं बाय हैंड रिटन पढ़ा दूँगा। तो पर्सनल डिटेल के बारे में थोड़ी-थोड़ी बातें अपन कर लेते हैं, ठीक है? याद रखना। पर्सनल डिटेल है इसलिए स्लाइड यूज़ कर रहा हूँ, बिकॉज़ दिस इज़ अ पर्सनल डिटेल, सो दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग द स्लाइड्स। ठीक है? ये लीजिए सर, इसकी पर्सनल डिटेल की शुरुआत होती है यहाँ से। पर्सनल डिटेल है, ठीक है? डाक की ताकत थी, अरे हाँ भाई, डाक की तो था ही वो। अरे देखो हम औरंगज़ेब के परिचय की बात करते हैं और इसका टेन्योर। वैसे इसका टेन्योर 1658 से शुरू होता है और 1707 तक जाता है। 1658 से शुरू होता है, 1707 तक जाता है। औरंगज़ेब मुगल वंश का छठा शासक था, वाक़ई में छठा था एकदम। उसका शासनकाल 1658 से 1749 वर्ष तक रहा था। अकबर का शासनकाल भी 49 वर्ष रहा था। औरंगज़ेब का शासन अकबर से मात्र 2 महीने कम था। इस प्रकार ये दूसरा लंबा शासनकाल है। मैंने बताया था कि महीनों में अकबर का ज़्यादा रहा है। ठीक है, चलो। दूसरा, औरंगज़ेब का जन्म 3 नवंबर 1618 में हुआ था और इसका जो जन्म हुआ था वह दक्षिण भारत में ही इसका जन्म हुआ था। दक्षिण भारत में ही हुआ, दक्षिण भारत में ही हुआ। ठीक है, याद रखना। अब दक्षिण भारत में ही इसका जन्म कैसे हुआ, ये भी एक इंटरेस्टिंग थ्योरी है। एक्जेक्टली क्या था कि उस समय खुर्रम खान यानी शाहजहाँ जो था वह अपने दक्षिण भारत अभियान पर गया हुआ था, क्योंकि 1617 में उसने वारंगल को जीता है, तो उसी समय ये वहाँ गया हुआ था, वहीं उसको बच्चा पैदा हुआ था। उसके पिता शाहजहाँ और माता का नाम मुमताज महल था। मुमताज महल की मृत्यु 1631 में 14वीं संतान गौहरारा को जन्म देते हुए हुई थी, मैं बता चुका हूँ। औरंगज़ेब का शिक्षक लतीफ़ सुल्तानपुरी था, जो एक ईरानी विद्वान था और उसने औरंगज़ेब को कुरान का अध्ययन कराया था। मेरी बात को समझना, औरंगज़ेब जब पैदा हुआ था तो वहाँ पे तो मीर हाकिम इनके पॉलिटिकल टीचर हैं। लतीफ़ सुल्तानपुरी कौन है? इनके एजुकेशनल टीचर हैं। लतीफ़ सुल्तानपुरी इनके एजुकेशनल टीचर हैं और जो मीर हाकिम है, औरंगज़ेब के प्रशासनिक ज्ञान किसने दिया? औरंगज़ेब को प्रशासनिक ज्ञान मीर हाकिम ने दिया था। औरंगज़ेब को प्रशासनिक ज्ञान किसने दिया था? तो औरंगज़ेब को प्रशासनिक ज्ञान मीर हाकिम के द्वारा दिया गया। सॉरी, मीर हाकिम के द्वारा। भाई मीर हाकिम ने इनको सिखाया था। इनको कभी कोई युद्ध नीति की अलग से कोई टैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं दी गई थी, क्योंकि जब ये पैदा हुए थे तब कहा गया था कि भाई अपने पिता के लिए बहुत बड़ा संकट बनेगा, इस वजह से नहीं दी गई थी इसको कोई भी चीज़। इसको कुरान का अध्ययन कराया जाता था, इस वजह से ये कट्टर मुस्लिम बना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हुई कि हाँ भाई इसमें डिस्कशन हुआ, ठीक है, औरंगज़ेब ने क्या किया, क्या नहीं किया, उसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कशन किया। लेकिन इसके बाद अगला मसला वो शुरुआत होता है बहादुर। इसे बहादुर नाम से भी जाना जाता है। बहादुर नाम से क्यों जाना जाता है सर? बिकॉज ऑफ कि इस लोगों ने इसको किस दशा में देखा है, युद्ध नहीं हारा, बहादुर है, ठीक है? तो इस हिसाब से भी आप याद रख सकते हैं, ही इज नोन एज बहादुर। जिंदा पीर या आलमगीर, औरंगज़ेब का मानना था कि कुरान में लिखे शरीयत के कानून का अक्षरक्ष वर्ड टू वर्ड पालन होना चाहिए, इसलिए इसे जिंदा पीर या इसे आलमगीर कहा जाता है। आलमगीर का मतलब होता है खुदा का बंदा, ठीक है? बट आप भी जानते हैं कितना घटिया बंदा था, ठीक है? दूसरा शाही दरवेश, दरवेश का मतलब होता है भिखारी, दरवेश का मतलब होता है भिखारी। दरवेश का मतलब भिखारी होता है, मतलब एक ऐसा पर्सन होता है दरवेश का मतलब जिसके पास खोने के लिए कुछ ना। तो हमें ये पता लगता है कि औरंगज़ेब के पूर्वज हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां बहुत अधिक शराब पीते थे, लेकिन औरंगज़ेब ने पूरे जीवन में कभी शराब नहीं पी, एकदम पवित्र तरीके से जीवन जिया, इसलिए इसको शाही दरवेश कहा जाता था। जो किसी भी प्रकार से ना तो इसको शराब से कोई मतलब था, ना ही इसको महिलाओं से कोई मतलब था, अपनी पत्नी के पास जाता था, उसी से संबंध बनाता था। बाकी जितने भी आपके मुगल लीडर्स हैं, ये अलग-अलग महिलाओं के साथ संबंध बनाते थे हरम में, राइट? बट इसने कभी हरम में जाकर अन्य महिलाओं के साथ संबंध नहीं बनाए, क्योंकि यह अपने जीवन का पालन करना चाहता था और वो भी शरीयत के हिसाब से। अब आप कहोगे कितना बढ़िया आदमी था, वो शराब भी नहीं पीता था, ठीक है? चलो। तो पॉइंट है इसमें भी, इस्लामिक कानून के अनुसार इसने केवल 4 शादियां की थी, क्योंकि 4 शादियों की परमिशन थी तो इसने 4 शादियां करी थी। ये भी पॉइंट है इसका, ठीक है? 4 शादियां इसके द्वारा की गई हैं, इसके बारे में भी याद रखना। ही मैरिड 4 टाइम्स, तो इसको हम रॉयल बैगर कह सकते हैं यहाँ पर। दैट कुड बी एज अ रॉयल बैगर, ये शाही दरवेश रॉयल बैगर कहला सकता है, ठीक है? याद रखिए, ठीक है? याद रखते हैं। आगे हम बात करते हैं औरंगज़ेब के शासनकाल के समय औरंगज़ेब के कुल 2 राज्याभिषेक हुए हैं। पहला राज्याभिषेक इसका 31 जुलाई 1658 को आगरा में सामूगढ़ के युद्ध के बाद हुआ था। जो फर्स्ट कोरोनेशन इसका हुआ है, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट कोरोनेशन, इसको फर्स्ट कोरोनेशन जो हुआ है सामूगढ़ बैटल के बाद हुआ है। दूसरा इसका दिल्ली में हुआ था देवराय के बाद, जहाँ इसने अपने मुख्य प्रतिद्वंदी दारा शिकोह को पूरी तरीके से गद्दी से हटा दिया था। तो 2 हुए हैं, एक हुआ है आगरे में, एक हुआ दिल्ली में। इसका शुरुआत यहाँ से हुई है, याद रखिए, मजा आ गया होगा, ठीक है? याद रखना। ठीक है, ठीक है, ओके, परफेक्ट। इसकी जो शादी हुई है वो 1637 में इसकी शादी होती है, 1637 में। और वो शादी होती किससे? इसकी वाइफ है जिसका नाम है दिलरास बानो बेगम, उसी से इसकी शादी होती है, ठीक है? बात याद रखिए, ठीक है? चलो, हाँ, ये दिस इज पॉसिबल। जीन माता ने एक बार औरंगज़ेब के लिए मधु मक्खियाँ लगा दी थी, इसलिए ये हर बार दिल्ली से माता के लिए दिए के लिए घी भेजता था। दैट कुड बी पॉसिबल। यहाँ पर और समझिएगा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, औरंगज़ेब की पत्नी का नाम दिलरास बानो बेगम था, फारस के राजघराने से थी और इनकी शादी 1637 में हुई थी। राबिया उस दुरानिया, राबिया बीबी के नाम से जानी जाती है। औरंगज़ेब के राज्याभिषेक से पहले इनकी मृत्यु हो गई थी। इसी वजह से औरंगज़ेब के बेटे शाह आजम ने अपनी दादी मुमताज महल के ताजमहल की तरह अपनी माँ के लिए इमारत बनवाने की जिद करी थी। औरंगज़ेब ने साधारण मकबरा बनवाया, लेकिन शाह आजम औरंगज़ेब को छोड़ा है आजम खान, औरंगज़ेब का सन है जिसका नाम आजम खान। तो लेकिन आजम खान ने जबरन औरंगज़ेब से 7 लाख रुपए लेकर इसे खुद बनवाया। इसे राबिया उस दुरानी की याद में बीबी का मकबरा कहा जाता है, जो औरंगाबाद वर्तमान में छत्रपति संभाजी नगर में है। यह दक्षिण का ताजमहल भी कहलाता है, या फिर यह फूवड़ नकली ताजमहल भी कहलाता है, या फिर यह ग्रे ताजमहल भी कहलाता है, ठीक है? चलिए, दैट इज नोन एज ग्रे ताजमहल भी कहलाता है, ग्रे ताजमहल भी कहलाता है। ग्रे ताजमहल बिल्कुल ताजमहल के जैसा है, बिल्कुल ताजमहल के जैसा है, बट इसका कलर ग्रे। इसका कलर ग्रे क्यों है? एक्जेक्टली जो संगमरमर का पत्थर पाया जाता है वो दक्षिण भारत में नहीं पाया जाता। संगमरमर का जो पत्थर पाया जाता है वो केवल और केवल कहाँ पाया जाता है? आपके राजस्थान में। इसी वजह से इसका नाम राबिया नाम था, टाइटल मिला था दिलरास बेगम। दिलरास बानो ये इसका टाइटल है। ये बात सच है कि जी हाँ, दिलरास बानो इसका टाइटल है। वहीं अगर मैं बात करता हूँ रबिया उस दुरानी उसका नाम। आप याद रखेंगे बीबी का मकबरा इसी को कहा जाता है, जो औरंगाबाद में, ठीक है? चलो, नहीं मैं कभी नहीं गया ताजमहल,
ठीक है, आगे हम बात करते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है औरंगज़ेब और जहांनारा के बीच में क्या रिलेशन रहा होगा? ठीक है, मैं आपके सामने 2 पेज दिखा रहा हूँ, आपको ये पेज नोट नहीं करना है, सिर्फ मैं आपको पर्सनल लेवल पे आप लोगों का थिंकिंग कैपेबिलिटी बढ़ाने के लिए वो पेजेस आपको दिखा रहा हूँ, बट कृपया उन्हें नोट ना करें, स्क्रीनशॉट भले ही ले लें, बस मेरा मतलब ये है कि पेपर में नहीं आएगा ये, तो इसको आप नोट ना करें, दिस इज़ नॉट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन, सिर्फ आपके इंटरेस्ट के बेसिस पे पढ़ा रहा हूँ, ये वाला पॉइंट। देखो, औरंगज़ेब के 7 भाई-बहन थे, 14 थे, 7 मर गए थे, 7 बचे थे, जिसमें से बड़ी जहांनारा शाह बेगम थी। जब विभाजन हुआ, संपत्ति का विभाजन हुआ, तो शाहजहां ने मुमताज़ महल की संपत्ति का 50% जहांनारा को दे दिया, 50% भाइयों में बाँट दिया था। जहांनारा उस युग की भारत की सबसे अमीर महिला थी, जिसकी वार्षिक आय 60 करोड़ थी और सूरत का बंदरगाह शाही मोहर उसके नियंत्रण में थी। सूरत का पूरा बंदरगाह उसके पास था, शाही मोहर उसके पास थी और पर ईयर उसका जो टर्नओवर था, लगभग टर्नओवर था, प्रॉफिट था, टर्नओवर जो था वो 60 करोड़ के आसपास था। ठीक बात है, पूरा टर्नओवर इसका 60 करोड़ के आसपास था। ठीक है, दूसरा है, वो एक विदुषी थी, विजनरी थी और मतलब वो आगे की चीजें समझ लेती थी, भाप लेती थी, जिसे अरबी फारसी ज्ञान था। दारा शिकोह अकबर के विचारों से प्रभावित थी, उदार शासक की नीति मानती थी। विरोधी, विशेषकर रोशन आरा, इसकी छोटी बहन और हरम की अन्य औरतों ने इसका चरित्र हनन कर अफवाह उड़ाई थी कि जहांनारा के संबंध शाहजहां के साथ अवैध हैं। ये भी बात थी। ठीक है, याद रखना, तो इसको बदनाम करने की कोशिश की गई है। ठीक है ना, थोड़ा सा आप याद रखें। दूसरा, फिर इसका और औरंगजेब का क्या रिलेशन था? औरंगजेब का इससे क्या कोई रिलेशन था? बिल्कुल रिलेशन था। जब औरंगजेब ने शाहजहां को मुसम्मन बुर्ज में कैद किया था, तो जहांनारा ने अपनी सारी संपत्ति और वैभव छोड़कर 8 वर्ष तक अपने पिता के साथ कैद में रहकर उनकी सेवा करी थी। दिस वाज द पॉइंट जिसकी वजह से कहा जाता है कि इनका जो है कोई इललीजिट रिलेशन था। शाहजहां ने मृत्यु से एक दिन पहले जहांनारा के कहने पर ही औरंगजेब को उसके अपराधों के लिए उसको माफ कर दिया था। मतलब बात को समझना, शाहजहां ने कहा था कि मैं औरंगजेब को उसके सभी अपराधों से माफी देता हूं, मैं नहीं चाहता कि औरंगजेब मेरे साथ किए गए अपराधों के लिए अपने जीवन में भुगतान करे। जहांनारा ने शाहजहां की मृत्यु के बाद उन्हें मुगल वंश के अनाथ बच्चों को भी अपने संरक्षण में ले लिया था। औरंगजेब की सगी बहन रोशन आरा, जिसने उसका पक्ष लिया था, बहुत भ्रष्ट हो गई और रिश्वत लेने लगी। इसे देखकर औरंगजेब को जहांनारा की नैतिकता का एहसास हुआ। औरंगजेब ने मरणोपरांत जहांनारा को सही बात उस ज़मानी एरा ऑफ द लेडी ऑफ द एरा होना चाहिए था ना, ये क्या लिख दिया है, लेडी ऑफ द एरा का टाइटल भी उसको दिया था। लेडी ऑफ द एरा का टाइटल उसको दिया था। कौन सा टाइटल दिया था? लेडी ऑफ द एरा का टाइटल दिया था। लेडी ऑफ द एरा का टाइटल दिया था, लेडी ऑफ द। तो मेरे ख्याल से आप इस चीज़ को याद रखेंगे, शी वाज लेडी ऑफ द एरा, ऑफ द एरा का टाइटल इसको दिया। ठीक है, याद रखेंगे, उपाधि दी और बहुत आग्रह करने के बाद वापस दरबार में उसे शाह बेगम बनाया। ठीक है, चलो ये भी हमें समझना था। ठीक है, नहीं बहुत ध्यान से, हाँ कहाँ जा रहे हो, पढ़ने लिखने का ध्यान नहीं है, हाँ तो थोड़ा सा इसमें समझेंगे। अभी क्योंकि मैंने इसके बारे में सारी डिटेल दे दी, अब हम इसके एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं कि भाई इसने कैसे कैसे एडमिनिस्ट्रेशन किया है, तो थोड़ा सा इसके बारे में हम बात करते हैं। औरंगजेब देखो 2 बार दक्षिण का सूबेदार बना था, ठीक है, और कब कब बना था उसके बारे में बात करते हैं, वो भी समझिएगा। यहाँ से औरंगजेब का अब शासनकाल देखते हैं। औरंगजेब का शासनकाल, औरंगजेब का शासनकाल, औरंगजेब का शासनकाल, शासनकाल, औरंगजेब का शासनकाल का मतलब क्या है? ये सर टेन्योर ऑफ औरंगजेब, इसको हम बोलेंगे, दिस इज नोन एज टेन्योर ऑफ औरंगजेब, टेन्योर ऑफ औरंगजेब। औरंगजेब का शासनकाल की शुरुआत कुछ एक अलग तरीके से होती है। सर यह 1658 से 1707 तक गद्दी पर रहा है, लेकिन आप पूछेंगे कि सर क्या ये सीधा रूलर बना था? रूलर बनने से पहले क्या कुछ और नहीं था? बिल्कुल था सर, वह दक्षिण का गवर्नर रह चुका है। यह पहले दक्षिण भारत में गवर्नर था, आप इसमें याद रख सकते हैं। इनिशियली प्रारंभ में यह दक्षिण भारत में गवर्नर था, प्रारंभ इनिशियली गवर्नर इन साउथ इंडिया। शुरुआती तौर पर ये साउथ इंडिया में गवर्नर रहा था। अच्छे खासे प्रकार से इसने दक्षिण भारत को समझा था, बहुत बढ़िया लेवल पर समझा था। ठीक है, याद रखना। लेकिन पॉइंट ये आता है, ठीक है, पॉइंट ये आता है कि यह सूबेदार कहाँ का रहा? गुजरात का सूबेदार रहा था, लेकिन बहुत छोटे समय, बट जरूरी नहीं है। आप यहाँ पर ये देखना कि भाई ये वो व्यक्ति था जिसने गद्दी पर बैठते ही इसने 80 प्रकार के टैक्सों को खत्म कर दिया था, लेकिन उसने हिंदू और मुस्लिम व्यापारियों को भी भेदभाव किया था। मुस्लिम व्यापारियों से टैक्स शून्य कर दिया था और हिंदू व्यापारियों पर टैक्स लगा दिया था। ठीक है, चलो वह एक मतलब एक तरीके से देखा जाए तो मुस्लिम पक्ष लेता था और वो कोई उदार शासक नहीं था। ठीक है, याद रखेंगे। उत्तराधिकार का जब युद्ध हुआ था तो जो अधिकतर हिंदू सरदार थे वो दारा शिकोह के पक्ष में थे, जबकि कट्टर जितने भी थे वो औरंगजेब के पक्ष में थे। तो इसी वजह से सारी कट्टर नीतियां इसके पास आई थी। ठीक है, तो उसने क्या करा था, उसने कुछ पॉइंट है, कुछ चीजें रुकवा दी, कुछ चीजों को उसने खत्म करा दिया। जैसे आप समझना किसके द्वारा, कुछ पॉलिसीज, फेमस पॉलिसी जो इसके द्वारा शुरू की गई हैं। औरंगजेब के शासनकाल में प्रमुख नीतियां आप समझिएगा, प्रमुख नीतियां आप समझिएगा। मेजर पॉलिसीज की बात करें, मेजर पॉलिसीज जो इसने अपने शासनकाल में अपनाई थी। मेजर पॉलिसी, पहली पॉलिसी इसने क्या अपनाई? इसने सिक्कों के ऊपर कलमा लिखवाना बंद कर दिया, क्योंकि उसको मानना था कि एक साधारण राजा का नाम पवित्र कुरान के साथ नहीं आना चाहिए। ठीक है, देखो सिक्कों के ऊपर इसने कुरान लिखी होती थी पहले, उसको इसने बंद कर दिया, कहा कि सिक्का पता नहीं कहाँ जाएगा। इसी सिक्के का प्रयोग व्यक्तियों के द्वारा खाना खरीदने के लिए भी किया जाएगा, इसी सिक्के का प्रयोग व्यक्तियों के द्वारा गंदे काम करने के लिए भी किया जाएगा, तो हम इस सिक्के के ऊपर से कुरान कलमा हटवा देते हैं। उसने कलमा लिखवाना बंद कर दिया था, सिक्कों से कलमा बंद कर दिया, सिक्कों से कलमा लिखना बंद कर दिया था, कलमा हटा लिया था। ठीक है, कलमा रिवोक फ्रॉम पॉइंट्स, कलमा रिवोक कर दिया था, रिवोक्ड फ्रॉम पॉइंट्स। सिक्कों से कलमा इसने हटा दिया। दूसरा, झरोखा दर्शन, जो हाथ हिलाकर जनता को दर्शन देने की प्रथा बनाई थी, उसको देव दर्शन के समान माना जाता था, बंद कर दिया। तुलादान बंद कर दिया, नवरोज बंद कर दिया, तिलक प्रथा। देखो अगर हम बात करते हैं माथे पर तिलक जो लगता है हिंदुओं में, उसको भी इसने रोक दिया था। वैश्यवृत्ति को सख्ती से बंद कराया था, आदेश दिया था कि या तो वैश्याओं से शादी करो या फिर साम्राज्य से बाहर चले जाओ। ठीक है, उसने दरबार में अपनी जो नर्तकी होती हैं उनको भी निकाल दिया था, शराब पर रोक, जुए पर रोक, ये सब चीजें उसने करी थी। ठीक है, चलो मेरी बात को समझना। दास प्रथा को भी पूरी तरीके से खत्म करा था, दास प्रथा इसने समाप्त करी, दास प्रथा समाप्त करी पूरी तरीके से। दास प्रथा पर रोक नहीं लगा पाया। झरोखा दर्शन, तुलादान सब बंद कर दिया था, झरोखा दर्शन बंद कर दिया इसने, झरोखा दर्शन, तुलादान, तो झरोखा दर्शन भी इसने ये समाप्त कर दिया, दर्शन भी समाप्त कर दिया। राइट, नवरोज, तिलक, ये सब भी रोक दिया था। नवरोज भी रोक दिया था, नवरोज पर रोक लगा दी थी, नवरोज पर रोक लगा दी थी, तिलक पर रोक लगा दी थी, तिलक पर रोक लगा दी थी, तिलक पर रोक लगा दी थी। संगीत और वैश्यवृत्ति पर भी रोक लगा दी थी, संगीत पर रोक लगा दी, वैश्यवृत्ति पर रोक लगा दी, वैश्यवृत्ति पर रोक लगा दी, वृत्ति पर रोक लगा दी थी। लेकिन इसने जजिया कर को दोबारा से लगा दिया। अच्छा, मीना बाजार सती प्रथा, उसको भी इसने रोक दिया था, मीना बाजार सती प्रथा पर भी रोक लगा दी थी। ठीक है, याद रखना, इसको भी थोड़ा सा याद रखना। मीना बाजार पर रोक लगा दी, मीना बाजार पर रोक लगा दी थी, पर रोक लगा दी। सती प्रथा पर पूरी रोक लगा दी, सती प्रथा पर रोक लगा दी।
ये क्या इसने इतनी सारी रोक लगाई थी। वो धर्म के हिसाब से रूल करता था सारा, वो सबका सब रूल धर्म के हिसाब से करता था। ऐसा भी कहा जाता है कि इतिहासकार लैंडपूल तो ये भी कहते हैं कि इतना बड़ा पागल था ये कि अगर इसको कोई ये कह देता ना कि अगर तुम गद्दी छोड़ दो तो तुम्हारे धर्म में फायदा होगा, तो गद्दी भी छोड़ सकता था। इस लेवल का फैक्ट है। क्लास को लाइक भी कर देना, ठीक है। दूसरा 1679 में इसने क्या करा था, जजिया कर को पुनः लागू किया। जजिया को पुनः लागू किया था, पुनः लागू किया था, जजिया को पुनः लागू किया था। और जजिया सब पे लगता है, ठीक है, जजिया सब पे लगता था, ये भी याद रखेंगे। शाबाश। ठीक है, चलो। तीर्थ कर भी इसने वापस लगाया था, जी हाँ, तीर्थ कर भी इसने लगाया था, तीर्थ कर भी लागू किया था, तीर्थ कर भी इसने पुनः लागू किया था। अब इसके बारे में समझते हैं कि इसके समय में जो विद्रोह हुए वो कौन कौन से हुए, ठीक है। चलो, अब हम बात करते हैं यहाँ पर किस लेवल की कि सर अब हम यहाँ पर चर्चा करते हैं थोड़ी सी। अब आप समझिएगा, इसके समय में हुए विद्रोह, इसके समय में विद्रोह, इसके समय में हुए विद्रोह, हुए विद्रोह, रिबेल्स इन हिज एरा, रिबेल्स इन हिज एरा, रिबेल्स इन हिज एरा। उसके समय में बहुत सारे विद्रोह हुए, जैसे सिखों के अगेंस्ट विद्रोह हुआ, मराठों के अगेंस्ट विद्रोह हुआ, ठीक है। चलो, क्या इसमें बिल्कुल हिंदू देवी देवताओं के मंदिर तोड़े थे, इसमें बहुत मंदिर तोड़े हैं। डेमोलिशन ऑफ टेम्पल्स भी है, ये भी लिख लीजिए, डेमोलिशन ऑफ टेम्पल्स। औरंगजेब के द्वारा डेमोलिशन ऑफ टेम्पल्स भी है। पहले इसी पॉइंट को लिख लो चाहो तो, मुझे तो बताना ही है वो, इसके द्वारा तोड़े गए हिंदू मंदिर। डेमोलिशन ऑफ टेम्पल्स, डेमोलिश, डेमोलिश, डेमोलिशन, डेमोलिशन ऑफ टेम्पल्स। तो टेम्पल्स का डेमोलिशन भी आप देख लीजिए, मंदिर विध्वंस भी आप देख लेंगे, मंदिर विध्वंस भी आप देख लेंगे, विध्वंस भी आप देख लेंगे, विध्वंस। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, इसने सबसे पहले मथुरा टेंपल पर इसने अटैक करा था। जो मथुरा का टेंपल है उस पर इसने बड़े लेवल का अटैक करा था, बड़े लेवल का अटैक करा था, काफी फेमस रहेगा मथुरा टेंपल पर इसका अटैक। साथ ही साथ ना केवल इसने मथुरा टेंपल पर अटैक करा था, बल्कि इसने ये तक भी करा था कि सर आपका वाराणसी में भी किया था इसने, मथुरा में, मथुरा मंदिरों पर आक्रमण, मंदिरों पर आक्रमण इसने किया। और दूसरा इसने वाराणसी के अंदर काशी विश्वनाथ पर भी किया, ठीक है, याद रखना, काशी विश्वनाथ पर भी आक्रमण किया था, काशी विश्वनाथ पर, काशी विश्वनाथ पर भी अटैक किया था और आक्रमण है। और अंतिम है सोमनाथ पर भी इसने आक्रमण किया था, सोमनाथ पर भी आक्रमण किया था। सारे इसके आपके द्वारा अटैक इसके द्वारा किए गए। अब हम बात करते हैं सर इसके समय में जितने भी आपके अटैक्स हुए हैं उन अटैक्स के बारे में थोड़ा सा हम देख लेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसके अटैक करे हैं। सर सिखों का विद्रोह है, अलग है, सिखों विद्रोह आपको अलग दिखाई पड़ता है, विद्रोह अलग है। जाटों का विद्रोह अलग है, जाटों का विद्रोह इसके समय में अलग रहा है। और तीसरा पॉइंट बनता है सर यहाँ पे मराठों का विद्रोह इसके समय में अलग रहा है। सोमनाथ पर अटैक कब करा था, 1669 में ही हुए, लगभग 1669 और 70 के बीच में ही ये तोड़े थे। और दूसरा तीसरा मैंने बताया मराठों का विद्रोह, ये अलग रहा। इसने रिवॉल्ट बहुत सारे कर, ऐसा नहीं इसने राजपूताना पर हमला नहीं किया, राजपूत डायनेस्टी पर भी इसने काफी अटैक्स करे, ठीक है, याद रखिए। अगर आप बुलंदशहर में हैं, एक बच्चा कह रहा है कि सर मैं बुलंदशहर में हूं, एक काम करो, बुलंदशहर में किस जगह पर ये बताओ, मैं तुम्हें कुछ खाने का आइटम बताता हूं कि वो खा के आना, तुम्हें अच्छा लगेगा, मजाक से बताऊं, कहां हो, किस जगह में हो बुलंदशहर में, ये बता दो, मैं उसके आसपास का कुछ बता दूंगा कि वो खा लेना, बढ़िया है। आकाश फटाफट बता कहां पे, ठीक है, असली। ये तीन टाइप मैंने बता दिया ना। अब हम इसके विद्रोह की बात करते हैं, पहले सिखों का विद्रोह देख लेते हैं। इसके समय में जो सिखों का विद्रोह बड़े लेवल पर हुआ था, मैं उसकी बात कर लेता हूँ, ठीक है। ये लीजिए दुर्गादास राठौड़, इसमें लिख लेना राजपूतों के अगेंस्ट विद्रोह, राजपूतों का विद्रोह, पूतों का विद्रोह, विद्रोह, ये तीनों ही रिवोल्ट में पढ़ाऊंगा। तो पहले आप समझेंगे सबसे पहले सिखों का विद्रोह जो हुआ था उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। चलो, पहासुर रोड पे है, अरे तो बाहर है रे, वहाँ कुछ नहीं मिलेगा, पानी पी उधर से आ जा। विजयनगर में है, तुम एक काम कर सकते हो, जो आपका मेन मार्केट है, ठीक है, बुलंदशहर में, वहाँ पे ब्रजवासी लस्सी आती है, वो ब्रजवासी लस्सी आप पी सकते हो, बहुत बढ़िया लगती है भाई। मैं अगर उधर से निकल रहा होता हूँ, अगर मैं 5-10 किलोमीटर भी आसपास निकल रहा होता हूँ, मैं जाके पी लेता हूँ वहाँ पे, क्योंकि अच्छी बना रहा होता है। जब ब्रजवासी लस्सी फिर मथुरा में बड़ी अच्छी बनती है, ठीक है, वो बहुत बढ़िया बनाता है। तो ऐसे है। अच्छा, 9वें गुरु जो है इनमें 1664 में 9वें गुरु हैं तेग बहादुर जी, जिन्हें हिंदी की चादर कहा जाता है, जिन्हें हिंदी की चादर कहा जाता है, ठीक है, याद रखिए। दूसरा है ये गद्दी पर बैठते हैं 1664 में। औरंगजेब ने कश्मीर के ब्राह्मण कश्मीरी पंडितों को 6 महीने का समय दिया था, क्या तुम मृत्यु नहीं है इस्लाम। कश्मीरी पंडितों ने गुरु तेग बहादुर से मदद मांगी, गुरु ने कहा कि औरंगजेब से कहो कि अगर गुरु तेग बहादुर का धर्म परिवर्तन करा दे तो तुम सब इस्लाम मान लोगे, ठीक है। औरंगजेब ने उन्हें गिरफ्तार करवाकर दिल्ली के शीशगंज गुरुद्वारे के पास 3 दिन तक कठोर यातनाएं दी थी। मेरी बात को समझना बेटा, शीशगंज गुरुद्वारा नहीं, दिल्ली के चांदनी चौक में आप लिखना, तो शीशगंज गुरुद्वारा उन्हीं के नाम पे। तो दिल्ली के चांदनी चौक में उनको यातनाएं दी गई थी, तो दिल्ली के चांदनी चौक के पास, तो दिल्ली के चांदनी चौक के पास, चांदनी चौक के पास, चांदनी चौक के पास 5 दिन तक कठोर यातनाएं दी गई थी। गुरु जी ने इस्लाम कबूल नहीं किया। अंत 1675 में औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर जी की हत्या, शहादत करा दी और वो गर्दन काट के की गई थी, ठीक है, ओके, बिहाड किया गया था उन्हें, बिहाड, बिहाड, सर्कलम करा देना। और जहां इनका शीश गिरा था, आज की डेट में वहां पर शीशगंज गुरुद्वारा बनता है, ठीक है। चलो, बनारस आऊँ तो तुम मुझे लौंग लता खिलाओगे, बनारस कराता हूँ तो है, वही फेमस है लौंग लता है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को याद रखिए। नेक्स्ट सर, ये तो वो विद्रोह रहा जो आपका सिखों के अगेंस्ट रहा था। सर जाटों के अगेंस्ट भी इसका विद्रोह ठीक ठाक रहा है, चाहो तो वो भी आप देख सकते हो। जाटों के अगेंस्ट जो विद्रोह था वो भी आप समझ सकते हैं, हालांकि मैं इसको
हिस्ट्री में ही पढ़ाता हूँ और वही मुझे ठीक लगता है, बट स्टिल आप देख सकते हो जाटों के अगेंस्ट इसका विद्रोह था, तिलक का बैटल भी आएगा यहीं। ठीक है, मैंने बता दूं 1669 में मथुरा, भरतपुर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र था जहां से हम बिलोंग करते हैं। मथुरा में नियुक्त मुगल अधिकारी अबुल नबी ने हिंदू मंदिरों को तोड़ा और हिंदू महिलाओं का अपहरण कर अत्याचार किया था। तिलक के जागीर के जाट नेता वीर गोकुल ने 20,000 समर्थकों को इकट्ठा करके मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया और अब्दुल नबी को मार गिराया था। अब्दुल नबी को हत्या कर दी थी, ठीक है। फिर तिलक का बैटल होता है। औरंगजेब की सेना ने मथुरा के वीर सिंह बुंदेला द्वारा बनवाए गए केशव राय मंदिर को तोड़ा, युद्ध में गोकुल को गिरफ्तार कर ठीक है उनकी हत्या कर दी थी, गिरफ्तार कर उनकी हत्या की और हत्या करी थी डिसआर्ममेंट से, हत्या कर गिरफ्तार कर हत्या की डिसआर्ममेंट के माध्यम से करी थी। और ये किस तरीके से की गई थी भाई? डिसआर्ममेंट। ये तिलक में की गई थी, तिलक हरियाणा में है, ठीक है, ये हरियाणा में आपको देखने को मिलता है भाई डिसआर्ममेंट। डिसआर्ममेंट का मतलब क्या होता है? अंग भंग करना, अंग भंग करके हत्या करी थी, पहले हाथ काटे फिर पैर काटे फिर सर काटा, ये डिसआर्ममेंट होता है, ठीक है, थोड़ा सा याद रखिए। तो ये भी समस्या यहाँ पर आपको दिखाई देगी, मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कुछ समस्या रही होगी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। नेक्स्ट इसके बाद देखो जाट विद्रोह बराबर निरंतर चलते रहे हैं। जाटों के जैसे गोकुल जी की हत्या हुई उसका बदला लिया गया है। गोकुल की मृत्यु के बाद 1686-88 में राजा राम जाट के नेतृत्व में जाटों का पुनः विद्रोह हुआ था। राजा राम ने सिकंदर आगरा में स्थित अकबर के मकबरे को खोदकर उसकी हड्डियां निकालकर जला दी ताकि मुगल प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचे। राजा राम की मृत्यु के बाद उनके भतीजे चूड़ामन और फिर बदन सिंह ने विद्रोह जारी रखा था। बदन सिंह के जो लड़के हैं, ठीक है, चलो मैं फोन लेकर सोच रहा हूँ, पुराना फोन कहाँ बेचोगे? तो चलो कैशिफाई खोलो, ब्रांड और मॉडल सिलेक्ट करो। अब यहाँ मिलेगा आपके फोन का बेस्ट प्राइस। पिकअप शेड्यूल करो और घर बैठे पुराने फोन के बदले कैश पाओ। कैशिफाई पे मिलेगा पुराने फोन के बदले कैश। डाउनलोड दी ऐप नाउ, क्योंकि बेचोगे नहीं तो फेंकोगे। तो जाटों की चुनौती हमेशा इनके लिए बड़ी बन रही, ठीक है। चलो हमारे दादा परदादा भाई साहब यहीं पे हैं, ठीक है। आगे आप देखेंगे, ये आपने देखा। देन आप समझिएगा औरंगजेब के समय में थोड़े विद्रोह और होते हैं, ठीक है। थोड़े विद्रोह इसके समय में आपको और देखने को मिलते हैं जिनको हम राजपूतों के विद्रोह के बेसिस पर जानते हैं। औरंगजेब का सपना पूरे भारत को पूरी तरीके से इस्लामिक बनाना था, ठीक है, पूरी तरीके से इस्लामिक बनाना था, है ना, याद रखना। जो स्वतंत्र राजपूत राज्यों के रहते संभव नहीं था। उस समय 3 राजपूत राज्य थे, मेवाड़, मारवाड़ और अंबर। मारवाड़ के राजा जसवंत सिंह पहले सांझा की तरफ से लड़े थे, लेकिन सामूहिक युद्ध के बाद जयसिंह के कहने पर औरंगजेब से मिल गए, समझ रहे हो। औरंगजेब ने इन पर शक करता था, इसलिए जसवंत सिंह की पोस्टिंग अफगानिस्तान सीमा पर कर दी, जहां 1678 में उनकी मृत्यु हो गई। उनके दोनों बड़े पुत्र भी वहीं मारे गए। औरंगजेब ने उनके संभावित उत्तराधिकारी पृथ्वी सिंह को जहरीली पोशाक पहनाकर पहले ही मरवा दिया था। तो इन्होंने जसवंत सिंह के साथ बहुत गलत किया था, पूरी तरीके से जसवंत सिंह को मार दिया था, प्लस उनके वंशजों को भी खत्म कर दिया था। लेकिन हाँ, यहाँ आपको समझ में आता वीर दुर्गादास राठौड़ और मारवाड़ का संधि, मारवाड़ है। जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद उनकी गर्भवती रानियों को सेनापति वीर दुर्गादास राठौड़ वापस ला रहे थे। रास्ते में रानी ने अजीत सिंह को जन्म दिया। औरंगजेब ने इस उत्तराधिकारी बच्चे को मुगलों को सौंपने के लिए कहा। दुर्गादास ने अजीत सिंह की जगह ग्वाले के बच्चे को दे दिया और रानियों को पुरुषों के कपड़े पहनाकर रात में मारवाड़ लेके चले गए। औरंगजेब ने उस नकली ग्वाले के बच्चे को का धर्म बदलकर उसे मुस्लिम बना दिया और उसे ही असली अजीत सिंह घोषित किया। लेकिन मारवाड़ ने इसे अनसुना कर दिया। 1678 में औरंगजेब ने मारवाड़ पर अधिकार कर लिया और भीषण युद्ध कर मंदिर भी तोड़े। तो मारवाड़ वंस अंडर द औरंगजेब। दुर्गादास राठौड़ कमाल के फाइटर थे, मजबूत योद्धा थे, ठीक है, याद रखिए, ठीक है। चलो मेवाड़ और मारवाड़ का समर्थन समझ लेंगे। अजीत सिंह की माता मेवाड़ की राजकुमारी थी, इसलिए मेवाड़ के शासक राज सिंह ने मारवाड़ का साथ दिया, औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया। मुगल सेना ने भयंकर युद्ध किया, उदयपुर पर नियंत्रण कर लिया। औरंगजेब की सेना ने उदयपुर में 173 चित्तौड़ में 63 हिंदू मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनवाई थी। तो द पर्सन हु से औरंगजेब इज गुड, उनके लिए ये वाली स्लाइड ज्यादा जरूरी है, ठीक है, यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस। चलो अब इनका जो बाद का प्रशासन है उसको हम कल देखेंगे, आज की यहीं तक ही। अब बाद में अजीत सिंह गलत किया था दुर्गादास राठौड़ जी के साथ, ये मैं मानता हूँ, तो वो हम राजपूताना में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। अभी अपन कल मिलते हैं। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, राजी रहो। कल मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।